अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेराज पॉडकास्ट। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस पॉडकास्ट में हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानेंगे। तो आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं सैयद आले इब्राहिम, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इसके अलावा वो अपना वॉचेस का बिजनेस भी रन करते हैं इंस्टाग्राम पे। जानते हैं उनसे उनके बिजनेस के बारे में और उनसे उनकी एजुकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैं 9th और 10th फुजमान कॉलेज फॉर बॉयज न्यू लाल आज़ार से की। ओके। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने अभी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। और ये कॉन्सेप्ट कॉलेज ऑफ साइंसेज पीएचडी कैंपस से कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप अपना वॉचेस का बिजनेस रन कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। जी, इंस्टाग्राम के अलावा आपका कहीं और पेज है? नहीं बिल्कुल, अभी मैं सोली बेस्ड हूँ इंस्टाग्राम में। फेसबुक की मार्केट प्लेस में हल्की फुल्की जो पोस्टिंग होती है वो करता रहता हूँ, लेकिन मेनली मेरा काम इंस्टाग्राम। ठीक है। और किस कैटेगरी की वॉचेस होती हैं? मेरे पास कैटेगरी जो है वो यूज वॉचेस है और विंटेज वॉचेस है और मोस्टली जो न्यू आप कह सकते हैं, जो कि थोड़ी नई होती है लेकिन यूज होती है। कॉपी होती है या नहीं, मेरे पास सारी जेन्युइन ओरिजिनल? है जी। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप इंस्टाग्राम पे जो अपनी पोस्ट लगाते हैं उससे आप बूस्ट करते हैं या नेचुरली आप? उसका ये क्राइटेरिया है कि तब आप पोस्ट लगाते हो तब आपका नया पेज है तो आपको बूस्ट लगाना लाजमी होता है ताकि आपकी पोस्ट लोगों तक पहुंचे और आपके पास ज्यादा फीड आ सके, ज्यादा ट्रैफिक आ सके। लेकिन तब आपके 1000-2000 फॉलोअर हो जाते हैं तो आपको बूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहली बात आपके जो बेसिकली आपका जो बेचने का स्टाइल है उसके लिहाज से आपके कस्टमर्स रीगेन होते हैं और रिपीटेड बायर्स आने से आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। रिपीटेड बायर्स जब आना शुरू हो जाते हैं, आपका नाम फैलना शुरू हो जाता है, तो आपको फिर बूस्ट पोस्ट उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन उसका ये शर्त ये है कि पहले आपको ग्रो करना पड़ता है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जब आपने शुरू किया था ये बिजनेस और अब आपने शुरू किया तो आपको क्या डिफरेंस दिखने लगे? पहले तो सबसे बड़ा जो मसला था ना, और वो वो था ट्रस्ट इश्यूज का, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई जो घड़ी ले रहा है वो रावलपिंडी से नहीं होगा, वो कराची में होगा, पेशावर में होगा, कोयटा में होगा। तो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, कहते थे हमें पार्सल खोलने थे, और टीसीएस वाले अलाउ नहीं करते थे। तो उसका यही था कि पहले मैं 50% एडवांस 50% ऑनलाइन करता था। तो सबसे बड़ा जो इशू होता था वो ट्रस्ट इश्यूज का होता था। लोग क्योंकि कराची से ले रहे हैं, पेशावर से ले रहे हैं, तो उनको इस बात की श्योरिटी नहीं होती थी। जाहिर सी बात तो होगी, मैं हमेशा मांगता था कि ऑनलाइन ट्रांसफर आप करें, क्योंकि वो मेरी भी सेफ्टी होती थी। तो पहले तो मैंने 50% एडवांस लेना शुरू किया कि आप पहले घड़ी 50% एडवांस लें, मैं आपको टीसीएस करा दूंगा और बाकी जो पेमेंट है आप तब पार्सल देख लेंगे, तब आप मुझे कर दें। लेकिन उसमें मुझे सेटबैक्स आए, उसमें स्कैम्स हुए मेरे साथ। तो फिर मैंने ऑप्ट किया कि मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूं, तो उससे काफी मुझे फर्क आया। और जब मैं पहले था 1.5 ईयर्स पहले, तो उसके बाद से अब मुझे काफी सीखने को भी मिला कि स्कैम्स भी होते हैं, कैसे आपने डिफरेंट वेज ऑप्ट करने हैं, वो सारा काफी हद तक बंदा सीख जाता है। ठीक है। अब ये जो वॉचेस की एक नीश है, इसमें आपका मतलब इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ? और भी बहुत सारी नीश हैं, आप किसी और में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपने वॉचेस को कितना? वॉचेस का ऐसा है कि मुझे बचपन से ही वॉचेस का बहुत ज्यादा शौक है। बचपन में जैसे आपको काफी सारी घड़ियां आपको मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो मेरा हमेशा ऐसे इसमें इंटरेस्ट होता था कि मेरे पास जेन्युइन एक ऑथेंटिक वॉच है। तो मुझे याद है सबसे पहले मेरे पास एक टाइमेक्स आई थी एक्सपेडिशन, और वो मेरे लिए अमेरिका से आई थी, और वो घड़ी अभी तक मेरे पास है। और उसको तब पहना, मैंने कहा यार ऑथेंटिक और जेन्युइन वॉच की जो गेम है वो अलग होती है। तो उसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना वॉचेस खरीदी जाए। तो फिर मैं एक्सप्लोर किया, इंस्टाग्राम में बहुत सारे पेजेस थे और बहुत अच्छे अच्छे बंदे मेरे दोस्त भी बन गए। तो उस तरह मैं वहां से ले लेके मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया और वॉचेस की कलेक्शन भी आती गई और साथ साथ बेचने की तरफ। अब ये जो बेसिक सोर्स होता है एक, मतलब कि किसी का अगर आप कह लें वॉचेस की शॉप है, उसका कोई पीछे सोर्स होगा कि वो यहाँ से वॉच परचेस कर रहा है, तो आप कहाँ से परचेस करते हो या कहाँ से? मेरी परचेजिंग बहुत मतलब डाइवर्स मैंने रखी हुई है। मैं मुख्तलिफ डीलर्स रखे हुए हैं, जैसे कुछ हैं जो इधर रावलपिंडी में हैं, और कुछ हैं जो पेशावर में मुझे वीआई टीसीएस करते हैं, और कुछ हैं जो कोयटा में हैं जो मुझे वीआई टीसीएस करते हैं। अब उन सब में सारा वो होता है कि मैं हमेशा सबसे लीस्ट प्राइस में और सबसे अच्छी घड़ी खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा हमेशा ट्राई होती है कि रावलपिंडी वाला जो डीलर है उसके पास मैं फेस टू फेस डील्स कर सकूँ। अगर वो नहीं कर पाता तो पेशावर से अगर कोयटा से मिल लिया तो मैं उसका वर्ड ले लेता हूँ और मंगवा लेता हूँ, और वहां से मैंने 2-3 अपने डीलर्स फिक्स रखे हैं। ठीक है। तो कभी बाहर से भी आपने परचेस किया वॉच ओवर पाकिस्तान में? आप? हाँ, मैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तब तक आप दूसरे पेजेस से परचेज नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा दूसरे पेजेस वाले कैसे आप मुख्तलिफ बनते हैं, कैसे डील करते हैं। तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, अली भाई प्राइड वॉचेस के नाम से उनका पेज है, ट्रिप वॉचेस हैं, उमर भाई हैं। तो इन सब से मैंने घड़ियां ली और इन्हीं से शुरू की जो मेरी कलेक्शन थी वो इन्हीं से बनी।
और इनके थ्रू मैंने घड़ियां लेने का जो प्रोसीजर था वो भी सीखा, काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली कि पोस्टिंग कैसे करनी है, घड़ियां कैसी ऑथेंटिक होती हैं, कैसे ऑथेंटिसाइज करते हैं, वो सारा कुछ। इंस्टाग्राम पे आपके पेज के अलावा और भी घड़ियों के पेजेस जी। राइट, तो आपका पेज किस तरह डिफरेंशिएट करता है और पेजेस से? जी, मैं बेसिकली मैं मेरी जो दूसरी हॉबी थी वो थी फोटो खींचने में। मेरे पास डीएसएलआर था नाइकन का, तो उससे मैंने कहा क्यों ना वॉचेस की उस लीग की फोटोज खींची जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उसका और कोई फोटो दूसरा नहीं खींचा था डीएसएलआर के थ्रू। मैंने कहा उससे खींचते हैं, मैंने डीएसएलआर से खींचना शुरू की, एडिटिंग कर लेता था उसकी। तो उससे ये हुआ कि जो अट्रैक्शन थी ना लोगों की, वो आ जाती थी कि यार इतनी अच्छी फोटो खींची हुई है तो क्यों ना इस पेज से देखी जाए। तो बेसिकली जो आपका इंप्रेशन होता है, मतलब पहला इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा कि घड़ी की फोटो अच्छी आई है, फिर अगला भी हो जाता है। तो मेनली मैं अपनी फोटोज के थ्रू डिफरेंशिएट करता हूँ कि दूसरे पेजेस से अच्छी मेरी फोटोज आ जाएं और उसके बाद जो मार्केट है वो अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा इब्राहिम, आप मुझे अब ये बताएं कि जो कस्टमर का फीडबैक होता है वो एक बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसे मेंटेन किस तरीके से रखें? कस्टमर फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रिपीटेड कस्टमर्स आपके बहुत वाइटल रोल होते हैं, और उन्हीं के थ्रू आपका जो पेज की इंप्रेशन होती है वो आगे चलती रहती है। तो अगर आप किसी को किसी घड़ी में, जैसे मेरी घड़ियां होती है क्योंकि मोस्टली विंटेज होती हैं, यूज होती हैं, तो जिसमें हल्का सा डिफेक्ट भी है तो मैं उसको बताता हूँ कि यार ये डिफेक्ट है, ये स्क्रैच लगा हुआ है, या इसका शीशा चेंज है, या इसका कुछ और चेंज हुआ हुआ है, डायल रिप्लेस हुआ हुआ है। वो तब तक आप नहीं बताएंगे तो आपकी मार्केट में जो इंप्रेशन है वो खराब होता जाएगा कि यार ये फिटिंग घड़ियां बेचता है, फिटेड घड़ियां बेचता है। तो उसके थ्रू फिर आपको रिपीटेड बायर्स मिलते हैं, रिपीटेड बायर्स के थ्रू फिर आपको और मार्केट में आपका नाम बनता जाता है। और सबसे वाइटल रोल ये होता है कि हर बिजनेस पेज के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है उसके कस्टमर रिव्यूज। आपके सबसे ज्यादा अच्छी बात ये हो जाती है कि आपके कस्टमर रिव्यूज भी बनते हैं, और आपके जो कस्टमर बनते हैं उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाती है। काफी सारे दोस्त होते हैं जो कराची से ले रहे हैं, पेशावर से ले रहे हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत भी हो जाती है, और वो फिर आपसे लेना और पसंद करते हैं। ठीक है। अब यंग एंटरप्रेन्योर्स और भी हैं आपकी तरह, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपना बिजनेस अगर उन्हें स्टार्ट करना है वो किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उससे ग्रो किस तरह करें? सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना उसको उसी चीज में देखना चाहिए। मुझे वॉचेस में था, और मुझे डीएसएलआर से फोटोज खींचने का, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, और मैंने कहा क्यों ना इससे पैसे कमाए जाए। किसी और को मुख्तलिफ चीजों में इंटरेस्ट होगा तो उसको ये चाहिए कि वो डरे ना स्टेप लेने से। पहले मैं भी डरता था कि यार क्या मैं कैसे बेचूंगा ये वो, लेकिन जब बंदा एक दफा कर ले, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं, आगे से जरिया बनता रहता है कि कैसे भिजवानी है चीज, किसी चीज का। जैसे कपड़ों का लोग करते हैं, परफ्यूम्स का करते हैं, परफ्यूम्स की बहुत अच्छी मार्केट बन चुकी है पाकिस्तान में। तो घड़ियों का भी बहुत सारे और लोग करते हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं जो ड्राफ्ट बनते हैं, क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, वो भी कहते हैं कि हमने भी स्टार्ट करना है। मैंने कहा, आप जरूर करें, आप मार्केट में फर्क घड़ियां लेके आए और मार्केट को अट्रैक्ट करें, और अच्छे आपके, और जितने ज्यादा मार्केट में पेजेस होंगे और ऑथेंटिक अच्छे पेजेस होंगे तो उतना बेहतर एक पाकिस्तान का अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स की तरफ अच्छा एक, जिसे कहते हैं, लोग करते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो काफी सारे आते हैं मार्केट में और डरते नहीं है कि हमारा पेज अगर ना चला। क्योंकि शुरू में कभी किसी का कोई पेज नहीं चलता। मेरा शुरू में, इवन मैंने शुरू में जो प्रॉफिट कमाया था वो 500 का था, और वो भी जो डिलीवरी कॉस्ट में था वो चला गया था। लेकिन मैंने कहा चलो एक चीज बिकी तो है ना, आपका नाम तो बने। तो किसी चीज को परस्यू करने से डरना नहीं, कि आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करते हो, काम अच्छा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच इब्राहिम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपने देखा कि आप किस तरीके से अपनी बिजनेस की जर्नी शुरू कर सकते हैं और आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। दुल्ला कमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह।